हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है 10th साइंस का। आज हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम रहेगा वो रहेगा अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले हम इस चैप्टर में इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि यह पदार्थ क्या होते हैं। इसके बाद में हम इसको आगे करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, चैप्टर नंबर जो रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, 2 रहेगा। तो क्या होगा, अम्ल, क्षारक और लवण। अगर हम बोलना चाहें तो चैप्टर जो सेकंड रहेगा क्या रहेगा, एसिड, बेस और साल्ट। सबसे पहले जो हमारे पास में यह दिए गए हैं, यह क्या दिए गए हैं, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, यह होते कैसे पदार्थ हैं, और इसके बाद में हम इसको लिखेंगे। तो अम्ल, तो पहले सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे भाई, अम्ल के बारे में देखेंगे, एसिड के बारे में। तो यह क्या होता है, अगर हम इसको बोलना चाहें तो यह होता क्या है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा ही लिख लेते हैं। तो एसिड क्या कहलाएंगे, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सीधे तौर से हम इसका बेसिक जो देखेंगे वो क्या रहेगा, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम अम्ल देखना चाहें तो बहुत से अम्ल होते हैं। तो पहला जो अगर हम अम्ल देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, पहला अम्ल अगर हम लिखना चाहें तो HCl जो रहेगा हमारा एग्जाम्पल के रूप में, यह क्या है भाई, अम्ल है। या फिर हम देख सकते हैं नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, और नींबू में भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। इमली होती है, तो इमली कैसी होती है, स्वाद में खट्टी होती है, तो इसमें भी क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। तो सीधे तौर से हमें याद रखना है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम HCl लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, तो हम ऐसे ही अभी इसको हम याद रखेंगे। अगला जो हमें देखना है, क्या देखना है, क्षारक। क्या देखना है, क्षारक देखना है। तो क्षारक की हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्षारक होता क्या है। तो इसमें भी लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो अगर हम बोलना चाहें क्षारक क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद थोड़ा सा कड़वा टाइप में होगा, वो कौन से पदार्थ कहलाएंगे, हमारे क्षारक कहलाएंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो क्या होता है, खाने वाला जो सोडा होता है वो किसका एग्जाम्पल है, क्षारक का है। या फिर हम बोलना चाहें जो हमारा यह कोलगेट दंत मंजन जो आता है, यह किसका एग्जाम्पल है, क्षारक का एग्जाम्पल रहेगा। अगर हम और बोलना चाहें तो क्षारक क्या हो जाएगा, इनो पाउडर आता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, क्षारक का एग्जाम्पल है। तो हम इसमें एग्जाम्पल जो क्षारक का लिखेंगे वो लिखेंगे NaOH। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा, हमारा क्षारक हो जाएगा। और कैसा क्षारक है, प्रबल क्षारक हो जाएगा। तो 2 डेफिनेशन हमने आसान तरीके से देख ली है। तीसरी जो हमें डेफिनेशन देखना है वो देखना है हमें लवण के बारे में। किसके बारे में, लवण के बारे में। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या होगा, साल्ट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, लवण क्या होगा,
मतलब सीधे तौर से अभी हमने दो ही पढ़े हैं, हमारे प्रकृति में जितने भी पदार्थ उपस्थित होते हैं तो इन्हीं कैटेगरी में होंगे, या तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय अम्लीय होगी, या उनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, या फिर कैसे होंगे, लवण होंगे। तो अब हमने अम्ल तो देख लिया है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षारक क्या हो जाएंगे, ऐसे पदार्थ जो थोड़े स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। लवण क्या हो जाएगा, ना तो वह अम्ल रहेंगे ना ही वह क्षार रहेंगे, तो ऐसे पदार्थ पदार्थ क्या कहलाएंगे, लवण कहलाएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं वह कैसे होते हैं, उनका स्वाद कैसा होगा, नमकीन होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होते हैं, लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल जो हमारा लवण आएगा वो क्या होगा एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा NaCl। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सीधे तौर से हम बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होते हैं, ठीक है, जिनका स्वाद या फिर जो बोल सकते हैं जो नमक होता है वो हमारा क्या होगा, लवण होंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अभी हमने इन तीनों की आसान तरीके से बेसिक पढ़ा हुआ है भाई, इनकी डेफिनेशन देखी हुई है। अब हम इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से हमारे और भी टॉपिक आएंगे उन्हें हम एक एक करके आसान तरीके से पढ़ते जाएंगे। तो जो ये हमारे पास में दिए होते हैं यह पदार्थ, अम्ल हो या क्षारक हो या लवण हो, इनको प्रदर्शित करने के लिए कुछ सूचक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सूचक पदार्थ होते हैं। तो अगर हम अम्ल को बोले तो अम्ल को प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, अम्ल को प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ होगा, जो सूचक होगा, वो होगा मेथिल ऑरेंज। क्या होगा, मेथिल ऑरेंज। मतलब कि यह सूचक पदार्थ मतलब किसी को भी प्रदर्शित करने वाले पदार्थ होते हैं। तो अम्लों को किन पदार्थ के किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, मेथिल ऑरेंज से प्रदर्शित किया जाता है कि यह कैसा पदार्थ है, अम्ल है। अगला जो हमें देखना है, क्षारक देखना है। तो क्षारक को हम किस प्रकार के पदार्थ से प्रदर्शित करते हैं, तो क्षारक जो होगा, तो क्षारक का जो सूचक पदार्थ होगा वो होगा फिनोल्फथैलेन। फिनोल्फथैलेन, फिनोल्फथैलेन पदार्थ से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, किसको, क्षारक को। तो इतना ही हमें बेसिक पॉइंट रहेगा, तो इसको हम आसान तरीके से समझ चुके होंगे सभी लोग। अब हमें आगे देखना है, ये तो हमारा बेसिक था, अब हमें आगे देखना है कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है या लवण है। तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी पदार्थ को बताने के लिए कि अम्ल है या क्षारक, तो क्या प्राप्त हुआ हमें भाई, लिटमस। क्या हुआ, लिटमस। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, लिटमस कहलाता है, लिटमस होता क्या है, तो लिटमस जो होगा यह किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। लिटमस जो हमें प्रकृति में प्राप्त होता है उसका रंग प्रारंभिक तौर से कैसा होता है, बैगनी होता है, पर्पल होता है, ठीक है। अब ना तो यह अम्लीय होता है ना ही यह क्षारीय होता है, यह किसी भी प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है। अब लिटमस को प्राप्त किससे करते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से लिटमस को प्राप्त किया जाता है।
किया जाता है। तो हमें इसको याद रखना है, लिटमस प्राप्त किससे होता है? हेलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। प्रारंभ में इसका रंग कैसा होगा? बैंगनी रंग होगा। ठीक है, इसकी ना तो अम्लीय प्रकृति होती है, ना ही क्षारीय प्रकृति होती है। अब लिटमस तो हमें ये आसान तरीके से इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बनाए जाते हैं दो पत्र। क्या बनाए जाते हैं? दो पत्र बनाए जाते हैं। एक होता है हमारा लाल लिटमस पत्र और एक होता है हमारा नीला लिटमस पत्र। तो इसे देखेंगे अब हम। तो लिटमस कहां से प्राप्त होता है, रंग कैसा होता है, ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब हमें देखना है लाल लिटमस पत्र, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिटमस पत्र। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो लिटमस पत्र होगा वो हमारा कैसा होगा? पहला जो हम लिखेंगे, तो इसमें जो पहला हम लिटमस पत्र लिखेंगे वो हमारा किस प्रकार का होगा? तो इसको देख रहे हैं, तो पहला होगा हमारा लाल लिटमस पत्र। कैसा होगा? लाल लिटमस पत्र। ठीक है, तो लाल लिटमस पत्र। सेकंड जो होगा हमारा वो कैसा होगा? नीला लिटमस पत्र। तो इनको हम देखेंगे। तो पहले जो हमें लिटमस प्राप्त हुआ है, तो लिटमस के हमने दो पत्र बनाए, पहला लाल लिटमस पत्र, सेकंड नीला लिटमस पत्र। अगर कोई भी हमारे पास है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, एक गिलास है। क्या है? एक गिलास है। अब इस गिलास में कोई भी पदार्थ हमारे पास में भरा हुआ है। ठीक है, एक किसी भी पदार्थ का क्या है भाई? सॉल्यूशन है, मतलब विलयन है। विलयन नहीं तो हम कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, कोई भी पदार्थ है। ठीक है, अब हमें इस पदार्थ का पता नहीं है कि यह अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर यह लवण है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? दो लिटमस पत्र ले रहे हैं, तो एक हमारा ए हो गया लिटमस पत्र और एक ए हो गया है। ए हमारा कैसा लिटमस पत्र है? लाल लिटमस पत्र है, और ये कैसा है? नीला लिटमस पत्र है। तो इस पदार्थ की हम क्या करेंगे? एक बूंद इस पर डालेंगे। क्या करेंगे हम? एक बूंद हमने किस लिटमस पत्र पर डाली हुई है? लाल लिटमस पत्र पर। और एक डालेंगे हम किस पर? नीले लिटमस पत्र पर। तो जैसे ही हमने इस लाल लिटमस पत्र पर एक बूंद डाली है इस पदार्थ की, तब इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लाल लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम उसको अभी ना तो अम्ल कहेंगे, ना ही क्षारक कहेंगे, ना ही लवण कहेंगे। और जैसे ही हम इसकी एक बूंद हमने और किस पर डाली है? नीले लिटमस पत्र पर। जैसे हमने नीले लिटमस पत्र पर एक बूंद डाली है और ये नीला लिटमस पत्र नीले से क्या हो गया है? नीले से क्या हो गया है? लाल हो गया है। क्या हो गया है? नीले से लाल हो गया है। और जैसे ही हमने इस पर बूंद डाली और यह लिटमस पत्र नीले से क्या हो गया है? लाल हो गया है, तब हमारा यह जो पदार्थ इस गिलास में रखा हुआ है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। तो सीधे तौर से हमें याद रखना है, किसी भी बर्तन में अगर हमने कोई भी पदार्थ रखा हुआ है तो हमारे पास में दो ही लिटमस पत्र होंगे, एक लाल होगा एक नीला होगा। तो एक एक बूंद हम दोनों पर डालेंगे। अगर हमारा लाल लिटमस पत्र लाल से नीला हो गया है, तब हम वह पदार्थ क्या बोलेंगे? तो वह हमारा पदार्थ होगा क्षारीय, है ना? क्या हो जाएगा? क्षारीय, मतलब क्षारक होगा। अगर हमारा लिटमस पत्र नीले से लाल हो गया है, नीले से क्या हो गया है? लाल हो गया है, तब वह पदार्थ हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा। और हम इन दोनों पदार्थों पर जैसे ही, मतलब इस पदार्थ की दोनों लिटमस पत्रों पर जैसे ही बूंदें डाली, और ना तो इसका रंग बदला हुआ है ना ही इसका रंग बदला हुआ है, दोनों का रंग नहीं बदलेगा, तब हम उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। उदासीन मतलब क्या होगा? हमारा लवण होगा। तो किसी भी पदार्थ को हम आसान तरीके से बता सकते हैं कि अम्लीय है
या क्षारकीय है या फिर वह लवण है। तो दो लिटमस पत्र होंगे। अगर लाल लिटमस पत्र लाल से नीला हो गया है तो वह पदार्थ क्या होगा हमारा, लाल से अगर नीला होता है तो क्षारीय होगा, और अगर लाल से नीला का तो आ गया समझ में, अगर हमारा नीला से लाल हो जाए तब वह पदार्थ क्या होगा हमारा अम्लीय होगा। अगर दोनों लिटमस पत्रों में से कोई भी रंग बदला नहीं है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वह पदार्थ हमारा क्या होगा लवण होगा। तो इस प्रकार से हमें नीला लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र आसानी से समझ में आ गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ और आगे इसके टॉपिक जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत दिए गए हैं। तो हमें इतनी चीजें तो आसानी से समझ में आ गई हैं। तो हमें जो अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा हमारा गंधीय सूचक। क्या होगा, गंधीय सूचक। ठीक है, तो इसकी देखिए हम 10th लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमारा थियोरिकल पार्ट इसमें पूछा जाता है। अगर हम इसको एग्जामों की जो हमारे ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारा रहेगा गंधीय सूचक। तो हम इसकी पहले परिभाषा लिख लें, ऐसे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की गंध को प्रदर्शित करते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमें आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय है ना, अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की गंध को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। या तो वह अम्लीय प्रदर्शित करेंगे, अम्ल बताएंगे कि यह अम्ल है, या फिर वह यह बताएंगे कि क्षारीय है। तो इन दोनों को गंध के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, गंधीय सूचक कहलाता है। इतना भी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हमें देखना है जो अगला जो नेक्स्ट जो हमारा बिंदु रहेगा वो हमारा बिंदु रहेगा अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया। क्या देखना है हमें, अब देखना है हमें अम्ल और धातुओं की क्रिया। मतलब यह हमारा बिंदु कैसा रहेगा, हमें अम्ल और धातु की आपस में अभिक्रिया करवाना है। तो होता क्या है वो देखेंगे। तो पहले हम भाषा लिखेंगे, जब अम्ल की क्रिया, या फिर इसको ऐसा नहीं लिख के थोड़ा सा और हम बदल के लिख देते हैं, थोड़ा सा और सिस्टमैटिक तरीके से इसकी परिभाषा आ जाएगी। तो ऐसा लिखेंगे, जब धातु की क्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सीधे तौर से हमारी परिभाषा हो गई, जब धातुओं की अभिक्रिया, धातु की क्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, और एक पॉप की ध्वनि कुछ बुलबुली टाइप में हमें प्राप्त होंगी। ठीक है,
एग्जाम्पल में देखेंगे हम क्या देखेंगे, अब इसका मतलब क्या है, हम किसी भी धातु की किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, किसी भी धातु की किसी भी अम्ल से क्रिया करवाएं तो हमें उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल में, हमने लिख दिया है Zn, क्या लिख दिया है Zn। Zn होता क्या है, जिंक धातु है। कौन सी धातु है, जिंक धातु है। इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ में करवाना है, H2SO4 के साथ में। H2SO4 क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे, ए हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक, ए भी अभिकारक। तो जिंक धातु की जब अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाई जाएगी तो ये Zn इस हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और यह हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। और इस प्रकार से हमने एरो बना दिया है। तो जो ये हमें प्राप्त हुआ है यह क्या है भैया, लवण है। और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इतना याद रखना है, किसी भी धातु की किसी भी अम्ल के साथ में जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगली किसी और धातु का हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या आता है। तो अगली कोई भी धातु और ले लो भाई। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया है। अगला एग्जाम्पल जो हमें लेना है वो रहेगा हमारा आयरन का। आयरन का ना लेकर के कॉपर का ले लेते हैं भाई। कॉपर की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में जब हम करवाएंगे तो कॉपर धातु रहेगा, तांबा जिसे बोलते हैं। तो कॉपर की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवाएंगे तो ये बनेगा कॉपर सल्फेट और बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो ये लवण हो गया। तो हम किसी भी धातु की किसी भी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण पहले बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। अब हमें देखना है इसके आगे और भी देखते हैं। तो जो हमारा अगला जो बिंदु रहेगा, जो हमारा अगला बिंदु रहेगा वो देखते हैं। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हमें देखना है जो अगला बिंदु रहेगा, क्षारक की धातुओं के साथ क्रिया। सीधे तौर से जैसे डेफिनेशन हमने अम्लों की में देखी हुई थी वैसे ही हमें यहां देखना है। तो हम लिखेंगे, जब धातुओं की क्रिया क्षारकों से करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, जब क्षारकों की अभिक्रिया धातुओं के साथ में करवाई जाएगी तो उत्पाद के रूप में हमें लवण प्राप्त होंगे और हाइड्रोजन गैस। जैसे ही हमने अम्लों की करवाई थी धातुओं से तो भी लवण हो रहे थे और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, क्या लेंगे यहाँ पर, जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा NaOH। यह क्या है भाई, क्षारक है। क्या है, क्षारक। NaOH क्षारक। इसकी अभिक्रिया हमें करना है Zn से। किससे कर दें हम, Zn। Zn क्या होगा यहाँ पर हमारा भैया, धातु होगा। तो जब हम किसके साथ में किसकी अभिक्रिया करवाएं, NaOH की अभिक्रिया जब हम जिंक धातु के साथ करवाएंगे तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पर, तो सीधे तौर से सोडियम जिंकेट। इसे क्या पढ़ते हैं, सोडियम जिंकेट। और ये हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा, H2 गैस के रूप में निकल गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं
सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब संतुलित नहीं है तो हम संतुलित बहुत आसान तरीके से कर देंगे, 2 बस हमें यहाँ पर लगा देना है। तो क्या याद रखना है, जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ में करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब क्षारकों की अभिक्रिया धातुओं के साथ में करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल सहित इसको देख लिया है। इसी प्रकार से बहुत ही आसान भाषा में हम पूरी साइंस कवर करेंगे। पहले हम 10th करवा रहे हैं, इसके बाद में हम 11th की पूरे जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों को आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और 12th के सभी सब्जेक्टों को भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइएगा कि भाई यहाँ पर सभी सब्जेक्टों को फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण करवाया जाएगा। धन्यवाद।